बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अली असद साहब, जो कि मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं ब्लू ब्रेन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मुल्तान से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? आपके नाम के साथ डॉक्टर अली असद साहब हैं आप, तो डॉक्टर का कौन से डिपार्टमेंट से आप रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। ये जो नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, ये नॉर्मली लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि ये शायद MBBS है, लेकिन ये MBBS नहीं है, ये PhD डॉक्टर है। और जैसे इलामा इकबाल को आप डॉक्टर इलामा इकबाल कहते थे, तो ये फ़िलासफ़ी के अंदर PhD है, और PhD मेरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। बेसिकली मैं एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं एक यूनिवर्सिटी में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हेड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं या टीचिंग करते हैं, टीचिंग से एक डॉक्टर से आप प्रॉपर्टी का सफ़र आपका कैसे आपका आना हुआ? आपको अंदाज़ा है कि मतलब सवाल बड़ा अच्छा है आपका। मसला ये है कि जब मैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से और बिज़नेस की मेरी PhD है, तो नॉर्मली बच्चे हमेशा सवाल पूछते हैं कि आप जो हमें बिज़नेस पढ़ाते हैं, तो आपने कौन सा ऐसे बिज़नेस किए हुए हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, वो मोटिवेशन बच्चों की तरफ से थी पीछे, कि उस मोटिवेशन को बेस बना के फिर मैं उनके सवालात के जवाब के लिए अपने बिजनेस में आए। मजबूरन मुझे आना पड़ा उस तरफ, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, और पूरा कोरोना में सारी फील्ड्स बंद रही, और ये लेकिन प्रॉपर्टी का बिज़नेस चलता रहा। और फिर सबसे बड़ी बात, जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, उसने इस प्रॉपर्टी के पूरे बिज़नेस को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, और वो इंडस्ट्री की वजह से प्रॉपर्टी भी मार्केट में काफ़ी बूस्ट कर गई है, जो एक वजह ये भी है। ठीक है। अब ये बताएंगे, डॉक्टर की फील्ड में आपकी ज़्यादा, जैसे टीचिंग में डॉक्टर में रिस्पेक्ट ज़्यादा है, या इस प्रॉपर्टी की फील्ड में आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली? नहीं, देखें, जो जहाँ तक रिस्पेक्ट मैटर है, वो तो टीचिंग फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ काम करते रहते हैं, तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी में नाम बनाने के लिए मुझे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे सारे जो स्टूडेंट तबका था वो सारा वहाँ था, तो उस वजह से अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिस्पेक्ट गेन हुई है। अच्छा, अब ये बताइएगा, एजुकेशन में ज़्यादा पैसा है या प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा है? पैसा किस्मत का है असल में। ठीक है। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये किस्मत की बात है। आपने जितनी मेहनत करनी है, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे प्रॉपर्टी की फील्ड में करें या बिजनेस में। हाँ, अगर इस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी बेहतर है, तो हमेशा से प्रॉपर्टी में पैसा रहा है, और प्रॉपर्टी में ज़्यादा गेन भी प्रॉपर्टी में मिलता है, और पैसा भी ज़्यादा मिलता है। असल में वो जो एजुकेशन है, वो बिज़नेस तो नहीं हो सकता अल्टीमेट, वहाँ से आप कुछ पोर्शन अर्न करते हैं, वो ऐसी सैलरी के तौर पे इनकम है वहाँ पे। हाँ, वो सैलरी के तौर पे आप छोटी सी इनकम एक अर्न करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी एक पूरा एक बिज़नेस है, पूरी इंडस्ट्री है, इसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आप एजुकेशन की फील्ड से प्रॉपर्टी में आए, तो प्रॉपर्टी में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत बड़ी बात है, तो आप इसको क्या समझते हैं? आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी में पढ़े लिखे लोगों का आना बेहतर है? एक्चुअली जब हमने शुरू में प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू किया, हम कुछ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते थे, तो लोग बहुत ज़्यादा मिसकमिटमेंट कर जाते थे। ठीक है। मतलब वो प्रॉमिस करते हैं कि ये काम ऐसे होगा, वैसे नहीं होता था। हम आपको पेमेंट इतने दिनों में दे देंगे, वो नहीं करते थे। ये चीज़ आपको ऐसे मिलेगी, वो नहीं करते थे। हम बड़े हैरान होते थे, और मेरे साथ जो लोग एसोसिएट थे, मैं उनसे बात करता था, ये क्या करते हैं? वो कहते हैं आपको नहीं पता कि प्रॉपर्टी के लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें जो भी कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। तो वहाँ पर फिर लोग कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों का यहाँ आना मुश्किल काम है, वो ना अपनी टाइमलाइन मीट कर पाएंगे, ना अपने कमिटमेंट्स कर पाएंगे, तो बेहतर है कि आप ना आए। वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते रहे। लेकिन मैंने बहुत सारे कुछ लोगों को पढ़े लिखे भी देखा है, और 1% लोग मुझे ऐसे मिले जो अच्छी खासी एजुकेशन से थे, अच्छी खासी एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, वो बिज़नेस में आए, उन्होंने बड़ा अच्छा बिज़नेस संभाला। अब हम उस चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेके आना चाह रहे हैं, और ख़ुद भी आना चाह रहे हैं। खुद आए इसलिए हैं ताकि बच्चे देखें, और फिर वो कि हमारे टीचर्स गए हुए हैं, तो बच्चे भी वहाँ आना शुरू करेंगे। अब ये जो पढ़े लिखे जब तबका आएगा, तो एक ख़ास इंडस्ट्री के अंदर चेंज पैदा हो जाएगा, और ख़ुद ब खुद चेंज पैदा होगा। ये किसी की वजह से नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा आएगा, पढ़ी लिखी नेशन बनेगी, पढ़ी लिखी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। तो वो जो लोगों के दरमियान डर है कि हम पैसे लगाएंगे, देखें एक बंदा है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 10,000 15,000 रुपये इकट्ठे करके, और फिर साल के आखिर में, 2 साल के आखिर में, वो बेचारा एक छोटी सी प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब कहीं भी हो जाता है। लेकिन ये जो हम जैसे प्रॉपर्टी डीलर जब मिसकमिटमेंट कर जाते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार थोड़े से पैसे थे, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, आप टेंशन पड़ गई। तो ये पढ़े लिखे लोगों की वजह से अब ये चीज़ें रिमूव होना शुरू हो जाएंगी।
रहेंगी। अब ये हुआ है कि जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, हमने वहाँ भी कोशिश की है कि हम रियल एस्टेट के नाम से एक BS प्रोग्राम शुरू करें। ज़बरदस्त। अच्छा, वो रियल एस्टेट के नाम से BS प्रोग्राम शुरू होगा, उससे रियल एस्टेट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास, अब आप ठीक कह रहे हैं, इंडस्ट्री के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बट वो एक्सपर्ट तो हैं अपनी फील्ड में। वो जब एक्सपर्ट हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ हम उनकी वहाँ बारो करेंगे, वो आएंगे, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे उन एक्सपर्टीज़ की बेस के ऊपर। तो हमारा 4 साल का, जैसे हम 4 साल में BBA बच्चों को करवाते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में स्पेशलाइज होता है। अब वो रियल एस्टेट में भी स्पेशलाइज हो। ठीक है। अब जब रियल एस्टेट में स्पेशलाइज होगा, अगले 3-4 साल, आने वाले 3-4 साल में आप देखेंगे मार्केट में पढ़े लिखे लोग इसको एज ए इंडस्ट्री ही ज्वाइन करेंगे, एज ए ऑफिस बनेंगे। पहले आप किसी को कहते थे ना, रिश्ता लेने के लिए भेजते थे ना किसी को कि जी आपका बच्चा क्या करता है, प्रॉपर्टी डीलर, नहीं जी हम नहीं कर रहे, हवाई रोजी है पता हाँ वो आएगी नहीं आएगी। लेकिन अब क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इस तरह डेवलप हो गई, अब आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग आएंगे। जब बच्चे का शुरू में मोटिव होगा कि मैंने बैचलर करना ही रियल एस्टेट के अंदर है, तो फिर उसकी सोच, उसका वे ऑफ अडॉप्शन, उसकी ट्रेनिंग फिर उस तरह की होगी। फिर आपके बच्चे को वो जो पटवारी सिस्टम है और उस तरह की चीज़ों में नहीं जाना पड़ेगा। अल्टीमेट ये होगा कि उसको सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। तो डॉक्टर साहब ये कैसे समझते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में लोगों को तो सबज बाग भी दिखाने पड़ते हैं, कुछ दाएं बाएं बात भी करनी पड़ती है, कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है अपनी डील करने के लिए। तो क्या आप इस फील्ड में आके कैसा फील कर रहे हैं कि आप हर चीज़ सच बता के बेच सकेंगे? देखिए, मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो एक डिफरेंट है। आप जब तक लोगों को बड़े ख्वाब नहीं दिखाते या बड़ी चीज़ नहीं दिखाते, तो अल्टीमेट लोग फ़ायदा देखने के बाद ही को अपनी चीज़ परचेज़ करते हैं। अगर आप लोगों से कहेंगे कि ये प्रोडक्ट आप मेरे से ले लें, तो वो शायद ना लें। असल में हम मिसालें, तो फ्यूचर बताना पड़ता है कि आने वाले वक्त में ये होगा। हम बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मार्केटिंग उसको कहते हैं कि आप गंजे को कंगी बेच के आएँ। ठीक है। आप जब गंजे को आप कंगा बेच के आएंगे तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। आपने उसको क्या खूबियाँ बतानी है कि आप कल को बाल लगवा लेंगे, आपके बाल आ जाएंगे, आपको कंघी की ज़रूरत पड़ेगी। अल्टीमेट बात यह है कि प्रॉपर्टी में भी सेम यही है। देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्रॉपर्टी एक माँ है और माँ कभी नुकसान नहीं देती। ठीक है। टाइम गुजरने के साथ साथ जाहिर बात है इसकी अप्रिसिएशन होती रहती है। ये डी वैल्यू बहुत कम होती हैं, बशर्ते ये है कि किसी बंदे की अपनी नीयत ख़राब ना हो। हाँ, जो डीलर हजरात हैं उनकी अपनी नीयत ख़राब ना हो, तो प्रॉपर्टी कभी डाउन नहीं जाती। थोड़ा सा ये बता कि जैसे आजकल जदीद दौर के हिसाब से एजुकेशन में लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग प्रॉपर्टी में आ गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, उसके ज़रिए अपनी वो मार्केटिंग बहुत आसान हो गई है उनके लिए मार्केटिंग करना। पुराने लोग तो ज़्यादातर मैक्सिमम अखबार में ऐड दे देते थे। तो आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा सेल कर सकते हैं, ज़्यादा डील्स कर सकते हैं? मुझे हैरत हुई, मैं एक सोसाइटीज़ पे काम कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपने दोस्त को भेजा कि भाई ये सोसाइटी, इसके ऊपर हम प्लॉट ले रहे हैं। उसने मुझे कोई 10-15 लोगों का यूट्यूब का क्लिप भेज दिया उस सोसाइटी से रिलेटेड कि इनके ये रिव्यूज़ हैं, अब मैं इनकी बेसिस पे डिसाइड करूँगा। मतलब अब जाहिर बात आप ऑन ग्राउंड नहीं जा सकते। आप सोसाइटीज़ इतनी अच्छी बन गई हैं, आप सिर्फ उनका नाम सुनते हैं, मैप देखते हैं और सोशल मीडिया से आप इन्फॉर्मेशन गेन करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है? अब सवाल ये है, अब उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा? हमारे यहाँ हम क्रॉस चेक नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन पहले बंदे से लेना शुरू करते हैं। जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन है उससे नहीं लेंगे। तो आप हमें या हमारी क्रॉस चेक नहीं करते, हमारी अपनी सोसाइटीज़ को अपने पेजेस बनाने चाहिए और वो अपने पेजेस की बेस के ऊपर मार्केटिंग करेंगे। अगर कोई और बंदे मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे तो इटसेल्फ वो नेगेटिव मार्केटिंग वाला सीन भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों के पास टाइम नहीं है और बिजीनेस शेड्यूल इतना होने की वजह से वो लोग यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, गूगल से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या सोशल मीडिया के दूसरे मीडिया ज़राए इस्तेमाल करके वो इन्फॉर्मेशन लेके अपना माइंड डेवलप कर लेते हैं। वो जो माइंड उनका डेवलप हो गया है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ ज़्यादा ट्रैवल करती है। एक चीज़ ऑन ग्राउंड वायरल भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे रियल एस्टेट के अंदर है, लोग प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी में जाते हैं। सोसाइटी अभी लॉन्च नहीं होती, प्री लॉन्चिंग में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर इस्लामाबाद और लाहौर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी में ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं। वो पूरी की पूरी लॉट उठा देते हैं क्योंकि उनके पास मैप सिस्टम होता है, उनके पास वो सारी अवेलेबिलिटी चीज़ें मौजूद होती हैं जो सोसाइटीज़ ने प्रॉमिस किया होता है कि वो अगले 3-4-5 साल में डेवलप कर लेंगे। अच्छा, अब मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जब सोसाइटीज़ प्रॉमिस कर लेती हैं कि हम ये एक चीज़ 2 साल में आपको दे देंगे, 2 साल में आपको नहीं मिलती, तो जो आपका इन्वेस्टर होता है वो भी परेशान हो जाता है और जो आपका एंड क्लाइंट होता है वो भी, जाहिर बात है एंड क्लाइंट ने वैसे परेशान होना ही होना है क्योंकि आप वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान में वो सोसाइटी हमेशा कामयाब जाती जा रही हैं जो टाइमलाइन को मीट करती हैं और विद इन टाइमलाइन आपको वो प्रोडक्ट एंड यूज़र तक पहुंचा देती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, टाइम पे तो DHA भी डिलीवर नहीं कर पाता, उनके भी प्रॉमिस कई हुए होते हैं आवाम के साथ, लेकिन उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, जिसकी वजह से वो आगे डिलीवर कर पाते हैं। देखिए, ट्रस्ट बिल्ड ऐसे होता है, अब उनका एक नाम है, वो एक ब्रांड से काम कर रहे हैं,
क्योंकि पीछे पूरा एक इदारा इन्वॉल्व है, ज़ाहिर बात उसके ऊपर पूरी दुनिया का, पूरे पाकिस्तान का ट्रस्ट अवेलेबल है। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उनका ट्रस्ट इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए हकीकत में तो सोसाइटी बनाने में इसमें कोई शक नहीं कि टाइम लगता है। अगर फर्स्ट करें आप 3-4 साल प्लान देते हैं, 3-4 साल बड़े शॉर्ट टाइम होते हैं एक सोसाइटी को बनने के लिए। अगर आप उनको पहले दिन से ही 8-10 साल प्लान देंगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना। वो उनको फिर शॉर्ट टाइम तो देना पड़ता है। नहीं, वो शॉर्ट टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो डेवलप हो आगे से, तो डेवलपमेंट हो रही हो फिर डेवलपमेंट। अब मैं ये कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो प्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो आपका अच्छा इन्वेस्टर है वो उठा लेता है, क्योंकि उसको चीज़ों का पता होता है और सारे का सारा फ़ायदा वो प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होता है। तो जिस वजह से लोगों की अर्निंग भी ज़्यादा होती है और लोगों का जो कैपिटल है वहाँ पे गेन भी ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब मुल्तान से तशरीफ़ लाएँ तो मुल्तान की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि मुल्तान में प्रॉपर्टी डीलर्स किस तरीके से डील करते हैं और वहाँ के लोगों की साइकी क्या है। देखिए मुल्तान में भी वैसी साइकी है जैसे पूरे पाकिस्तान की डीलर्स हजरात की होती है। जैसे लाहौर इस्लामाबाद के हैं वैसे ही लाहौर इस्लामाबाद के और मुल्तान के लोग भी ज़ाहिर बात उस रंग में मिले गए हैं सारे के सारे। ये भी सेम उसी तरह डील करते हैं, सेम उसी तरह प्रोमिस करते हैं जैसे दूसरे डीलर हजरात करते हैं। तो उस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तो फिर हमने कोशिश की है, हम इमरान खान वाला रोल हमने प्ले करने की कोशिश की है। हम आए और हमने कहा कि नहीं, आप जो टाइम लाइन दें, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान दें, उसके मुताबिक पूरी कोशिश करें कि उसके मुताबिक करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से हो जाती हैं, उसमें बंदा कोशिश करनी चाहिए, बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन कम अज़ कम अगर आप रोज़ के 10 डिसीजन करते हैं तो अगर आपके 6 डिसीजन आपके ठीक हो जाते हैं तो आप दुनिया के कामयाब तरीन डिसीजन मेकर हैं और अच्छे डिसीजन मेकर हैं। अब मसला ये है कि हम कहते हैं मैं 10 बातें करूँ, 10 की 10 ठीक हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर पता है कि ह्यूमन बीइंग का एडवांटेज भी आपको लेना चाहिए कि आप, लेकिन जो हमारे डीलर हजरात जिस तरह की डील करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे सारे ऐसे करते हैं, बट कुछ जो डीलर्स हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो करते कुछ हैं कहते कुछ हैं, जब चीज़ सामने आ जाए फिर वो माजरत भी नहीं करते। मतलब एक दूसरा अज़ाब है कि वो माजरत भी नहीं करते। एक्सक्यूज़ कहने से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। जी, सम टाइम ये होता है कि देखिए गलतियाँ तो सारों से हो जाती हैं, बट आप टाइमली अगर आप एक्सक्यूज़ कर लें या आप टाइमली अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एनी हाउ डीलर्स की वजह से ही ज़ाहिर बात है सोसाइटीज़ मार्केट में कामयाब होती हैं और नाकाम होती हैं। ज़्यादातर रोल डीलर्स का ही उसके अंदर शामिल होता है और इन्वेस्टर का रोल शामिल होता है। और अगर आप डीलर्स को ये कहें कि ये सारे के सारे गलत होते हैं तो ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। डीलर्स मार्केट में सोसाइटीज़ को कामयाब करने के लिए जितना रोल डीलर प्ले कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। सोसाइटी खुद भी नहीं कर सकती, सोसाइटी खुद भी उतना रोल प्ले नहीं कर सकती। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसकी, सारे एंड यूज़र तक लोगों को डिलीवर करना, उनको सारों को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये सोसाइटी कामयाब हो जाएगी, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि एंड यूज़र करना ही डीलर नहीं डील होता है। अब डीलर बेचारा 2 जगह डील कर रहा होता है, एक वो सोसाइटीज़ के साथ डील कर रहा होता है, एक वो एंड यूज़र में डील कर रहा होता है। अब सोसाइटी तो अपने पैसे लेके साइड पे हो गई, एंड यूज़र अपने पैसे दे के भी साइड पे हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दरमियान में उस रियल एस्टेट डीलर की है। लोग इसको डीलर का नाम देते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये डीलरमेंट नहीं, ये आपको इन्वेस्टमेंट प्लान देता है। असल ये आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ करें तो आपको इतना फ़ायदा होगा, ये इन्वेस्टमेंट करें। अब डीलर को खुदा तो नहीं होता, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है कि अपने क्लाइंट को मैक्सिमम ऐसी जगह इन्वेस्ट कराए जहाँ उसका आउटपुट मैक्सिमम निकले, लेकिन अल्लाह की तरफ से सम टाइम नहीं होता। अब किसी का तजर्बा बहुत अच्छा होता है डीलर्स के साथ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी का तजर्बा बहुत बुरा होता है। अब उस बेस के ऊपर राय कायम की नहीं जा सकती कि यार इसके सारे डिसीजन गलत होते हैं। बट ठीक है, अगर 6 डिसीजन आपके ठीक हो गए हैं, 10 डिसीजन आपने किए हैं, तो आप कामयाब डिसीजन मेकर हैं। इट्स नॉट बिग डील एट ऑल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि आप इसका एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं डीलर्स के हवाले से, आप क्या समझते हैं जो पुराने इतने अरसे से प्रॉपर्टी डीलर्स का काम कर रहे हैं वो उस कोर्स को हासिल करेंगे, उस डिग्री को? नहीं, वो जारी बात है। देखिए, ये है नई जनरेशन के लिए। दुनिया में हमेशा चेंज जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ज़रा मुश्किल होता है चेंज एक्सेप्ट करना। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो पुराने हैं वो नहीं, वो तो ट्रेनिंग देंगे हमारे बच्चों को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। वो जो हमारे नए बच्चे हैं उनको डिग्री और डिग्री के साथ साथ वो एक्टिविटीज़ पढ़ाई जाएंगी जो नॉर्मली मार्केट में परफॉर्म नहीं की जाती, वो सिस्टमेटिक वे नहीं दिया जाता। वो उनको बताएंगे कि एक सोसाइटी रजिस्टर होती है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप अगर किसी सोसाइटी के साथ डील करें तो किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर डील किए जा सकते हैं, आप कहीं प्लॉट देखने जाएँ तो कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, वो कॉर्नर देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उस प्लॉट की कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी बेस पर आप अपने कस्टमर को या इन्वेस्टर को आप डील कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसको बताई जाएंगी। वो जो पटवारी सिस्टम हमारे दौर में जो पिछले दौर में चला है और पटवारी ने पूरी की पूरी गेम अपनी बांधी, हमें समझ नहीं आई। अब उसके पास सारा कंट्रोल होता था, जिसको चाहे जहाँ मर्जी ज़मीन दे दे, वो पटवारी आले नाल होता था। तो अब ये फ़ायदा हो गया कि अब वो एक सिस्टम बन गया है। लोग अब पटवारियों के पास जाना कम और मैप के ऊपर बैठ के डिसीजन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये कौन करवाएगा?
ये वो हमारा बच्चा जिसको हमने ट्रेनिंग दी होगी, जिसको हमने डिग्री प्रोग्राम दिया होगा, जिसको हमने कोर्स भी पढ़ाए होंगे, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील करेगा, वो बिज़नेस उससे ज़्यादा बूम करेगा। उसको पता होगा कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहाँ कहाँ करनी है। जैसे आप कुछ लोग देखें हमारे मुल्तान में सारे डीलर DHA का काम करें, आप जैसे पूछें भजन क्या बना, यार वो मार्केट बड़ी डाउन हुई पड़ी है, यार वो घर का राशन पानी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि DHA डाउन हो गया। पर DHA डाउन होने से रियल एस्टेट तो डाउन नहीं हुआ। ऐसे ही है, हम DHA मल्टीपल काम करने चाहिए या हम DHA को ही रियल एस्टेट मान लेते हैं कि भाई पूरी की पूरी मार्केट ये नहीं, ये मार्केट नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो आपके इर्द गिर्द काम कर रही होती हैं, आप उनको टारगेट करें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये नहीं कि सारे के सारे पैसे एक ही बास्केट में डाल देने चाहिए, नहीं, सारी इन्वेस्टमेंट एक बास्केट में नहीं डालनी चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट बास्केट में डालनी चाहिए, ताकि अगर एक डाउन चाह रहा हो या रुक जाए, अब वो डाउन नहीं जा रहा, असल में रुक गया वो, अगर वो एक रुक जाए तो कम से कम दूसरा प्रोसेस में हो, तीसरा प्रोसेस में हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपका सर्कल चलता रहे। तो ये असल में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुल्तान के आपके शहरी जो हैं या इन्वेस्टर जो हैं सिर्फ DHA में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं या प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? ये डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी कौन से ग्रुप बना रहे हैं। असल में रिस्क कम लोग लेते हैं, और जो कम लोग रिस्क लेते हैं, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, तो आप अगर अच्छा रिस्क ले लेते हैं तो आपको रिटर्न भी ठीक मिल जाता है। तो असल में जहाँ तक मुल्तान के शहरियों का अंदाज़ा है, वो DHA में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो लाहौरियों की या कराची वालों की है और या बाकी लोगों की है, क्योंकि वो सारी फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ हैं। अभी वहाँ पे अभी रिहायश शुरू नहीं हुई, अभी चीज़ें उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ, जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। फॉर एग्जांपल मुल्तान में लोगों ने वाटर टाउन फेज़ 1 में बड़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, फिर फेज़ 2 में की, फिर फेज़ 3 जब बना तो वो नाकाम हो गया, वो बना ही नहीं। उनकी फ़ाइलें, उनकी चीज़ें नैब में मुकदमात हो गए, लोग परेशान हो गए। अब लोग इतनी बड़ी 2 सोसाइटियाँ कामयाब करने के बाद तीसरी आपकी लॉन्च ही ना हो और नाकामी की तरफ चल पड़े, लोग परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप ट्रस्ट किस पे करें, मतलब ये 2 कामयाब हो गई, तीसरी पे फिर हमारे पास एक सोसाइटी है जिसे हम भुजविला कहते हैं, वो बहुत अच्छी चली मार्केट में, अभी उसका रेट ठीक जा रहा है। फिर DHA साथ है, फिर सिटी आई सोसाइटी, वो फेज़ 1 उन्होंने बनाया, फेज़ 1 उनका नहीं चला, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस में नहीं चला जिसे आप फास्टेस्ट प्रोसेस कहते हैं। फिर अल्टीमेट फेज़ 2 उन्होंने बनाया, वो बहुत हद तक अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा और भी दूसरी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन बिज़नेस रियल एस्टेट में मुल्तान में पिछले 5-6 साल से DHA के आने की वजह से बहुत बूम पे गया है। तो DHA मुल्तान आने की वजह से रियल एस्टेट का बिजनेस मुल्तान में बढ़ा है। गया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लाहौर के और इस्लामाबाद के डीलर्स मतलब पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, DHA कोयटा में करते हैं, DHA बहावलपुर में, जैसे आपने बताया मुल्तान में भी की हुई है, कराची में भी करते हैं। क्या मुल्तान के लोग भी गवादर में, DHA कोयटा में, कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं या सिर्फ अपनी लिमिट तक ही करते हैं? नहीं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। मैं अगर कहूँ कि ये कोई रियल एस्टेट का 1% बंदा होगा जो रिस्क नहीं लेते मुल्तानी, वो रिस्क नहीं लेते। सही। जैसा ये बताइए कि मुल्तान के जो लोग हैं वो किस सोसाइटी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस टाइम? मुल्तान में ये डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है, किस तरह की लोकेशन है। फिर पहला तो लोकेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर आप इस वक्त मुल्तान में 9 लाख 10 लाख 11 लाख पर मरला देंगे तो लोग सोचते हैं उसके ऊपर यार इतनी अमाउंट लगा के तो हम क्या करें, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स को। जो एंड यूज़र है, जो इन्वेस्टर है, वो उसको तो आप जो मर्जी दे दें, वो अपने हिसाब से देखेगा कि मुझे अगले साल 1-6 महीने में क्या प्रॉफिट हो सकता है, वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो आपका एंड क्लाइंट है वो सोसाइटी की जगह देख के, अब देखिए ना, एक बंदे ने रीलोकेट होना है, अब वो रीलोकेट होके अपने इलाके से अगर उसको 50 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े या 20 किलोमीटर दूर DHA भी जाना पड़े तो वो रीलोकेट होकर चला जाएगा वहाँ। लेकिन शर्त यह है कि उसको वो फैसिलिटीज़ मिले जो वो चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो मुल्तान के ख़ासकर बासी हैं, वो एक पूरे का पूरा DHA नया डेवलप होना जा रहा है, पूरा का पूरा एक शहर अलग से डेवलप हो रहा है। तो लोगों की ज़्यादा कोशिश यही है कि वो DHA में इन्वेस्ट करें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आप प्री लॉन्चिंग जैसे आपने अभी डिस्कस किया है, प्री लॉन्चिंग में लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं या ऑन ग्राउंड चीज़ को देख के मुल्तान के लोग पसंद करते हैं? सर, बात यह है कि जब तक आप आंखों से नहीं देखेंगे ना तो मुल्तान के लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग ट्रस्ट नहीं करते, कम लोग हैं। चलिए नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।